कहानी की शुरुआत होती है और हम एक घर में दो भाइयों को देखते हैं जिनमें से एक का नाम पेड्रो था। अचानक उन्हें पीछे के जंगल से गोलियों की आवाज आई, इसलिए वो सोचते हैं कि हम जाकर देखेंगे कि आखिर क्या माजरा है। पर उन्होंने सोचा कि इतनी रात को जंगल में जाना ठीक नहीं है, तो वह सुबह का इंतजार करते हैं। जैसे ही सुबह हुई वो अपने डॉग को लेकर जंगल में चले गए और खोजबीन शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है, बहुत ही बुरी हालत में, क्योंकि उसे बीच में से काटा गया था। लाश को देखकर पेड्रो के भाई को इस जमीन के मालिक पर शक होता है, क्योंकि यह जमीन उसकी थी, तो इस आदमी को उसने ही मारा होगा। पर डेड बॉडी देखकर साफ लग रहा था कि यह किसी इंसान का काम नहीं है। तभी इन्हें डेड बॉडी के पास से एक सूटकेस मिलता है। उसे चेक करने पर अंदर अजीबोगरीब औजार और एक नक्शा था। नक्शे पर एक जगह मार्क लगा हुआ था। मार्क को देखकर पेड्रो समझ जाता है कि यह तो पास ही में रहने वाली एक लेडीज का घर है, इसलिए दोनों भाई उस लेडी के घर जाने के लिए निकल जाते हैं ताकि इस पूरे हादसे के बारे में पता लगा सके, और ये भी कि ये मरने वाला आदमी कौन था। लेडी के घर पहुंचकर जब इन्होंने पूछा तो पता चला कि वो आदमी एक क्लीनर था, जिसे वैसे तो आमतौर पर प्रीस्ट कहते हैं, पर मूवी में उसे क्लीनर कहा गया है, जो ईवल यानी कोई बुरी शक्तियां जैसे डीएम, शैतान, पिशाच वगैरह भगाने का काम करता। लेडी कहती है कि मैंने उस क्लीनर को इसीलिए अपने घर बुलाया था ताकि वो मेरे बेटे को खत्म कर सके, क्योंकि मेरा बेटा पिछले काफी टाइम से एक रटन बन चुका है, यानी उसका जिस्म पूरी तरह सड़ चुका है। दरअसल उसे एक ईवल स्पिरिट यानी किसी बुरी ताकत जैसे कि पिशाच वगैरह ने पकड़ लिया था, यानी अपने बस में कर लिया था। इस वजह से उसका जिस्म काफी मोटा हो गया था। तो ऐसा जिस्म रोटन बन जाता है जो अब बिस्तर पर ही पड़ा रहता है और उसमें से पस निकलता रहता है, क्योंकि शैतान के बस में आने से वो आदमी कुछ करने के काबिल नहीं रहता। और ईवल शैतान उस इंसान को तब तक तड़पाता रहता है जब तक कोई क्लीनर या कोई और इंसान उसे मार ना दे। लेकिन कोई दूसरा इंसान इस रोटन को खत्म करता है तो वो ईवल आत्मा उस मारने वाले इंसान और उसके परिवार में जितने भी लोग होते हैं उन्हें भी पकड़ लेता है। तब गुस्से में पेड्रो उस लेडी यानी रोटन की माँ से पूछता है कि तुमने इसके बारे में अभी तक किसी को क्यों नहीं बताया। तब लेडी कहती है कि मैंने 1 साल पहले इसकी खबर चर्च में कर दी थी और बस तभी से हम मदद का आज तक इंतजार कर रहे हैं, मगर किसी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। बट फिर भी पेड्रो लेडी और उसकी दूसरी बेटी पर गुस्सा करता है, क्योंकि वो खुद भी तो कुछ कर नहीं सकते थे। इसलिए दोनों भाई पुलिस को इसके बारे में सूचना देने के लिए पुलिस स्टेशन आ जाते हैं, मगर उल्टा पुलिस उनसे ही सवाल जवाब शुरू कर देती है। बातों ही बातों में पेड्रो के एक ऑफिसर से बहसबाजी हो जाती है। तब उसका भाई पेड्रो को रोकता। पुलिस वाले कहते हैं कि हम फिलहाल आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, पहले हम हेल्थ डिपार्टमेंट से इस बात को कंफर्म करेंगे कि वो रोटन है या ऐसी किसी बीमारी की वजह से उसका यह हाल हुआ है, और उस मरने वाले इंसान यानी क्लीनर को किसने मारा यह भी तभी पता चल पाएगा। उससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते। दोनों भाई यहाँ जमीन के मालिक का नाम लेते हैं, क्योंकि क्लीनर की लाश उसकी जमीन से ही मिली थी और रोटन का जहाँ घर था वो भी उसकी जमीन है, मगर पुलिस तो उनकी मदद करने को तैयार ही नहीं थी और उनके हाथ बस मायूसी ही लगती है। इसीलिए अब वो खुद ही जमीन के मालिक से जाकर मिलते हैं, उसे रटन और क्लीनर की डेड बॉडी के बारे में बताते हैं। अब इस जमीन के मालिक के बातों से हमें पता चलता है कि हर कोई उस पर शक क्यों करता है। दरअसल वो रोटन और उसकी फैमिली जबरदस्ती इस मालिक की जमीन पर रह रहे थे, जो बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी, जिससे सबको ये लगता है कि जमीन के मालिक ने ही उस क्लीनर को मार दिया ताकि वो रोटन के घर जा ना पाए और रोटन इसी हालत में रहे। मगर वो जमीन का मालिक नहीं कोई और ही है जो इन सब के पीछे था, जो नहीं चाहता था कि क्लीनर रोटन के घर पहुंचे और उसे मार दे। पर जमीन के मालिक को रोटन वाली बातों पर यकीन नहीं था। उसे लग रहा था कि यह कोई चाल है ताकि मुझसे मेरी जमीन छीन ली जाए। अब इस बात से गुस्सा होकर जमीन का मालिक रात को रोटन को मारने के लिए चला जाता है, पर रोटन की माँ उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि वो क्लीनर नहीं आम आदमी है। अगर उसने रोटन को मार दिया तो ईवल जमीन के मालिक और रोटन की फैमिली को भी अपने कब्जे में ले लेगा और उन्हें भी ऐसे ही तड़पाएगा, क्योंकि रोटन के अंदर जो ईवल आत्मा है वो लोगों के डर के साथ खेलती है, उनके डर को उन्हीं लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करके उन्हें अपने बस में करती है। जब जमीन का मालिक उसे मारने गए तो वो भी उसे मारने के लिए उकसाता है ताकि वो आजाद हो सके। रोटन के अंदर का सोल उससे कहता है कि मार दो मुझे ताकि मैं बाद में तुम्हारी वाइफ के पेट में पल रहे बच्चे और सबको मार सकूं और अपने कब्जे में कर लूं। बड़ी मुश्किल से जमीन का मालिक
खुद को कंट्रोल करता है और बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। सुबह जमीन के मालिक की माँ पेड्रो और उसके भाई को लेकर यहाँ आ गई थी, पर जमीन का मालिक यह ठान चुका था कि वो रोटन के जिस्म को यहाँ से कहीं दूर ले जाएगा, जिसके लिए वो पेड्रो और उसके भाई को मदद के लिए कहता है और वो दोनों भी राजी हो जाते हैं। इसीलिए अब वो तीनों जैसे तैसे रोटन की डेड बॉडी को ट्रक में रखते हैं और उसे ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। काफी दूर जाने के बाद वो रोटन को फेंकने के लिए ट्रक से नीचे उतर गए और जब उन्होंने पीछे चेक किया तो यह देखकर उनके होश उड़ गए कि ट्रक में तो रोटन की डेड बॉडी ही नहीं है, जिससे वो समझ गए कि बीच रास्ते में एक बच्चा आ गया था। उसे बचाने के लिए जब हमने जोर से ब्रेक मारा तो रोटन वहीं कहीं गिर गया होगा। अब जैसा भी हुआ, जमीन का मालिक तो यही चाहता था कि उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगा दिया जाए और अब वो काम होते ही वो तीनों अपने घर आ जाते। सुबह जमीन के मालिक की वाइफ अपनी बकरियों को देखकर चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर वो बाहर आया, तब उसकी पत्नी ने बकरियों की तरफ इशारा करके एक अजीब बकरी दिखाती है जो उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी। उसे ऐसे करते हुए जमीन का मालिक भी देखता है। उसे देखने से साफ लग रहा था जैसे उसे शैतान ने पकड़ लिया हो, जिसे देखकर जमीन का मालिक बकरी पर गन तान लेता है। बकरी के हाव भाव देखने से लग रहा था जैसे उसके अंदर का इवल कह रहा है कि मुझे मार दो, जिसके बाद मैं तुम्हारी फैमिली को मार दूंगा। इस बार जमीन का मालिक अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो कर बैठता है जो उसे नहीं करना था, यानी वो बकरी को सच में शूट करके मार देता है। उसने वही कर दिया जो वो ईवल चाहता था। अब ईवल एक जिस्म से आजाद होकर दूसरे में जा सकता था। अब वो चला जाता है जमीन के मालिक की वाइफ के शरीर में। वो शैतान से पजेस्ट होकर जमीन के मालिक पर कुल्हाड़ी से हमला कर देती है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। ऐसा करने के बाद उसने अपने सर में भी कुल्हाड़ी घुसा दी और उसकी भी मौत हो जाती है। ऐसे ही उसने फिर अपने बच्चों को भी मार दिया। अब जमीन के मालिक की पूरी फैमिली खत्म हो जाती है, जिससे हम समझ जाते हैं कि उस ईवल शैतान की ताकत कितनी खतरनाक है। उसने पूरी तरह एक दिमाग को कंट्रोल किया, जिससे एक पूरी फैमिली का खात्मा हो गया। उधर पेड्रो और उसका भाई अभी तक रोटन के घर ही थे। रात के टाइम उनके पास रोटन का भाई आकर कहता है कि आप यहीं रुक जाइए। वो उनसे मदद मांग रहा था और जमीन के मालिक वह न रिया उसकी फैमिली के साथ जो हुआ वो सब भी बता देता है। अब पेड्रो के भाई को उस पर शक हुआ कि शायद इसे भी ईवल ने पकड़ लिया, पर पेड्रो बच्चे को शांत होकर स्टोर में जाकर सोने को कहता है। जाने से पहले बच्चा उनसे कहता है कि बिजली की चीजों से दूर रहिएगा, यह आपके लिए अच्छा होगा। अब लड़के ने ऐसा क्यों कहा, इसका जवाब हमें आगे पता चलेगा। अब कहीं न कहीं पेड्रो और उसके भाई को आने वाले खतरे का आभास हो गया था, इसीलिए वो सुबह ही इस जगह को छोड़ने का निर्णय करते हैं। साथ ही पेड्रो अपने भाई से कहता है कि हम अपना सारा सामान यहीं छोड़कर जाएंगे, ताकि हमारे साथ ईवल का जरा सा हिस्सा या असर उस जगह तक न जा सके जहां हम जा रहे हैं। अगली सुबह पेड्रो अपनी एक्स वाइफ, जिसे वो छोड़ चुका था, उसके घर जाकर अपने कपड़ों को आग लगाकर जला देता है। उसकी एक्स वाइफ पेड्रो से लड़ने लगती है और कहती है, तुम अब क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने आ गए हो। इसी बीच हम देखते हैं कि पेड्रो की एक्स वाइफ की बेटी पर उनका डॉग हमला करके उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। दरअसल पेड्रो के कपड़े जलने से पहले डॉग ने उन्हें चाट लिया था, जिससे ईवल डॉग को पकड़ लेता है। अब पेड्रो की वाइफ का हस्बैंड अपनी बेटी और डॉग को ढूंढने बाहर जाता है। वह पेड्रो से कहता है कुछ भी हो जाए मगर डॉग को शूट मत करना। दरअसल ऐसी हालत में इंसान का दिमाग कहाँ काम करता है, इसलिए जब पेड्रो देखने बाहर गया तो उसकी एक्स वाइफ के हस्बैंड ने डॉग को शूट करके मार दिया था, जिससे मन ही मन पेड्रो निराश हो जाता है, यानी उसने वही कर दिया था जो उसे नहीं करना चाहिए था। फिर घर आकर पेड्रो परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी एक्स वाइफ की बेटी सही सलामत घर वापस लौट आई थी। बच्ची की माँ उसे जिंदा और सही सलामत देखकर काफी खुश हो जाती है, पर यहाँ बच्ची एक अजीब बात कहती है कि अभी पापा गाड़ी से आकर आपको मार देंगे। यह सुनकर पेड्रो काफी घबरा गया। वह गैरेज से गाड़ी निकालता है, अपने दोनों बेटों को गाड़ी में बिठाता है और वहाँ से निकलने वाला होता है, पर तभी उसने देखा कि उसकी एक्स वाइफ का हस्बैंड गाड़ी लेकर आया और उसने अपनी ही वाइफ को टक्कर मार दी। ऐसा लग रहा था कि वह मर गई, पर यह देखकर बच्ची घबराई नहीं बल्कि हंसने लगी, क्योंकि बच्ची को भी ईवल ने पकड़ लिया था। यह देख पेड्रो अपने बेटों को लेकर फौरन वहां से निकल गया और अपनी माँ के घर आ गया, जहां उसका भाई पहले से ही पहुंच चुका था। अब पेड्रो अपनी माँ और भाई को भी गाड़ी में बिठाता है और टाउन से निकलने के लिए वे लोग रवाना हो जाते हैं। रास्ते में पेड्रो का बेटा अपनी दादी से पूछता है, हमें पजेशन और पजेस्ट होने के बारे में बता। तब दादी कहती है कि इस पजेशन और पजेस्ट हुए जिस्म से बचने के 7 असूल है। पहला, आपको बिजली की चीजों से दूर रहना है। यही बात रोटन के भाई ने भी कही थी, तो इसकी जरूर कोई बड़ी वजह होगी। दूसरा, पजेस्ट हुए जानवरों से दूर रहना है।
तीसरा, पजेस्ट हुए इंसान की ऐसी किसी भी चीज को इस्तेमाल ना करें जो उसे सबसे ज्यादा प्यारी हो। चौथा, उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ ना पहुंचाएं। पांचवा, ईवल या शैतान को कभी भी उनके नाम से ना पुकारें। छठा, कभी भी पजेस्ट इंसान को गन से मत मारो। और सबसे जरूरी, किसी चीज से मत डरो, यहाँ तक कि मौत से भी नहीं। हर स्थिति में बहादुरी दिखानी होगी। अब तभी पेड्रो का दूसरा बेटा, जिसे एक ऐसी बीमारी थी कि वह किसी भी बात का जवाब नहीं दे सकता था, अचानक बोल पड़ा और वह ईवल का नाम लेने लगा। यह देखकर वे सभी डर जाते हैं। तभी पेड्रो के फोन पर उसकी एक्स वाइफ की कॉल आता है। फोन उसके हाथ में था। स्क्रीन पर उसकी एक्स वाइफ का नाम दिख रहा था, लेकिन पेड्रो जानता था कि यह संभव नहीं है, क्योंकि वह अब इस दुनिया में नहीं। उसने डरते डरते फोन उठाया और कार से बाहर निकलकर उसे रिसीव किया। फोन के दूसरी तरफ से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, अब तुम बच नहीं सकते। फिर फोन कट गया। गुस्से में आकर पेड्रो ने फोन पटक दिया, लेकिन उसके मन में पछतावा होने लगा। उसे एहसास हुआ कि शायद उसकी गलती की वजह से उसका पूरा परिवार अब खतरे में है। जिम्मी को अचानक एक पुरानी दोस्त का नाम याद आता है, मिर्था, जो कभी एक प्रसिद्ध प्रीस्ट हुआ करती थी। उसने अपने पति के साथ कई आत्माओं यानी शोल को कैद किया था, लेकिन एक खतरनाक आत्मा को रोकने के दौरान उसके पति की मौत हो गई। तब से वह एकांत में रह रही थी और इन्हीं नियमों का पालन करते हुए खुद को सुरक्षित रख रही थी। जब वे मिर्था के पास पहुंचे और उसे पूरी बात बताई, तो उसने घबराने के बजाय उनकी मदद करने का वादा किया। लेकिन इससे पहले कि वे कोई योजना बना पाते, कुछ भयानक घटित हो गया। उसी रात घर में अजीब घटनाएं होने लगी। पेड्रो के छोटे बेटे के कमरे में रखे एक खिलौने में हल्की सी लाइट जली। जैसे ही वह लाइट जली, उसके पीछे परछाई बन गई और अचानक उसकी माँ, जो कुछ समय पहले मर चुकी थी, उसके सामने आ खड़ी हुई। लड़का अपनी दादी के साथ सो रहा था। दादी नींद में थी, लेकिन अचानक किसी आवाज से जागी और देखा कि सबरीना बच्चे को गोद में लिए खड़ी थी। पहले तो उन्हें यह अजीब नहीं लगा, लेकिन जैसे ही औरत ने अपना चेहरा घुमाया, दादी चीख उठी। पेड्रो और जिम्मी ऊपर दौड़ कर गए, लेकिन वहाँ का दृश्य और भी भयानक था। उनकी एक्स वाइफ अपने बेटे को गोद में लिए बालकनी से कूद गई। दोनों भाई डर के मारे नीचे भागे, लेकिन वहाँ कोई डेड बॉडी नहीं थी। मिर्था ने गाड़ी के अंदर खून के निशान देखे और तुरंत समझ गई कि अब आत्मा उनके परिवार में किसी और के शरीर में समा चुकी थी। उसने गाड़ी में बैठे पेड्रो के बड़े बेटे की ओर देखा और फिर जिम्मी से कहा, वह पूरी तरह से शोल के कब्जे में है, लेकिन एक चीज इसे रोक रही है, इसका अलग सोचने का तरीका। अब तक जो कुछ हुआ था, उससे सभी को यकीन हो गया कि यह शापित आत्मा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। अब सबसे जरूरी काम था उस शापित रोटन को खोजकर उसका अंत करना, इससे पहले कि यह आत्मा और भी शक्तिशाली हो जाए। इसी दौरान मिर्था ने सबसे महत्वपूर्ण नियम बताया, डर के मत भागो, बल्कि उसका सामना करो। शैतान हमेशा इंसानों के डर का फायदा उठाकर उन पर कब्जा जमाते हैं, लेकिन अगर मन दृढ़ हो तो वह कुछ नहीं कर सकती। अब सभी ने अलग अलग दिशाओं में जाने का फैसला किया। मिर्था और पेड्रो ने उस शापित वस्तु को खोजने की जिम्मेदारी ली। जिम्मी सबरीना को खोजने निकला, जिसे आत्मा अपने प्रभाव में लेकर कहीं ले गई थी। जिम्मी की माँ घर पर रुकी ताकि जैर की देखभाल कर सके, जो अब तक आत्मा के कब्जे में था। रास्ते में मिर्था ने पेड्रो को अपनी कहानी सुनाई। मिर्था ने कहा, हम पहले प्रीस्ट नहीं थे, हम क्लीनर थे, यानी बस पैसा कमाने के लिए नकली एग्जॉर्सिज्म किया करते थे। हम लोगों को बेवकूफ बनाते थे और दिखावे के लिए आत्माओं को भगाने का नाटक करते थे। लेकिन एक दिन हमने वास्तव में एक आत्मा का सामना किया, जो इतनी भयानक थी कि अगर एक साधु ने समय पर दखल न दिया होता तो हम दोनों मारे जाते। उस घटना के बाद हमने असली ब्लैक मैजिक सीखना शुरू किया और आत्माओं को वश में करने का काम किया। लेकिन 12 साल बाद एक आत्मा ने बदला लिया और मेरे पति की जान ले ली। उसी दिन से मैं छिपकर जी रही हूँ, सिर्फ उन नियमों का पालन करते हुए जो आत्माओं से बचने के लिए जरूरी थे। दूसरी ओर जिम्मी जब गांव के बाहर पहुंचा तो उसे सबरीना दिखी, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो उसके हाथ पैर कांप गए। उसके हाथ में जो बच्चा था वह अब इस दुनिया में नहीं था और सबरीना को चबा रही थी, लेकिन वह क्या था यह सोचकर ही जिम्मी की रूह कांप उठी। गुस्से में आकर जिम्मी ने अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और सबरीना को टक्कर मार दी। उसकी गाड़ी एक बड़े पेड़ से जा टकराई और सब कुछ शांत हो गया। इसी बीच घर में जाई अचानक से सामान्य व्यवहार करने लगा। उसने अपनी दादी से खाना मांगा, जो कुछ देर पहले तक उसके साथ बैठी थी, लेकिन जब दादी खाना लेकर लौटी तो वह बिस्तर पर अकेला बैठा था और उसकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थी। पेड्रो और मिर्था इस दौरान शापित रोटन को खोज रहे थे। उन्होंने कई जगहों पर खोजबीन की, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तभी उन्हें एक पुरानी स्कूल बिल्डिंग दिखी, जो अब खंडहर हो चुकी थी। जब वे अंदर गए तो उन्होंने देखा कि एक क्लास में कई बच्चे बैठे थे जो बिल्कुल शांत थे। उनकी आंखें आगे की ओर टिकी हुई थी और उनके पैरों पर सफेद चूने का पाउडर
अंदर जमा हुआ था। मिर्था को तुरंत समझ आ गया कि ये बच्चे मरे हुए थे। उसने पेड्रो से कहा कि आत्मा यहीं कहीं आसपास थी। तभी एक बच्चा क्लास से बाहर निकला और पेड्रो की ओर इशारा कर किसी जगह का संकेत दिया। लेकिन जैसे ही वे वहाँ जाने लगे, एक लड़की सामने आ गई और बोली, वह बच्चा झूठ बोल रहा है, डेड बॉडी तो मेरे घर में है। अब पेड्रो उलझन में था, कौन सच बोल रहा है? मिर्था ने उसे शांत रहने को कहा, क्योंकि वह जानती थी कि यह आत्मा सिर्फ भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार उन्होंने एक क्लास में कुछ अजीब महसूस किया। वहाँ फर्श पर सफेद चूने के कई निशान थे। मिर्था को याद आया कि चूना एक प्राकृतिक संरक्षक है जो डेड बॉडी को लंबे समय तक सड़ने से रोक सकता है। पेड्रो ने तुरंत फर्श की एक पट्टी तोड़ी जिसके नीचे एक डेड बॉडी थी। लेकिन यह डेड बॉडी किसकी थी? जैसे जैसे पेड्रो और मिर्था ने फर्श के टुकड़े हटाने शुरू किए, वैसे वैसे उनके सामने कई डेड बॉडी दिखाई देने लगी। उन्हें जिस शापित रोटन की तलाश थी वह सबसे नीचे दबी हुई थी। मिर्था ने तुरंत अपने क्लीनिंग के औजार तैयार किए, क्योंकि इस आत्मा को पूरी तरह खत्म करने के लिए उसे किसी विशेष मंत्र हथियार से भेदना जरूरी था। लेकिन समस्या यह थी कि वह डेड बॉडी इतनी भीड़ी थी कि उसे बाहर निकालना आसान नहीं था। इसी बीच वह लड़की फिर से बोल पड़ी। उसने कहा, पास की क्लास में एक कुल्हाड़ी रखी हुई है जिससे वह डेड बॉडी को आसानी से काट सकते हैं। मिर्था ने पेड्रो को सावधान रहने को कहा, लेकिन पेड्रो ने लड़की की बात मान ली और क्लास की ओर बढ़ गया। दरअसल वहाँ कुल्हाड़ी नहीं थी, यह सब एक वहम था। अगले ही पल दरवाजा अपने आप बंद हो गया और पेड्रो क्लास के अंदर फंस गया। इसी बीच मिर्था पर भूतिया बच्चों ने हमला कर दिया। दरअसल उनकी आंखें काली थीं और वे किसी पिशाच की तरह उस पर झपट पड़े। चीख पुकार के बीच उन्होंने मिर्था को घेर लिया और हथौड़े से उस पर हमला कर दिया। जब तक पेड्रो खिड़की तोड़कर अंदर घुसा, तब तक मिर्था लहूलुहान हो चुकी थी, लेकिन उसका शरीर वहाँ नहीं था। सिर्फ खून के धब्बे जमीन पर पड़े थे। पेड्रो की एक छोटी सी गलती ने न केवल मिर्था की जान ले ली, बल्कि उसके अपने बच्चों की जान भी खतरे में डाल दी। तभी फर्श के नीचे दबी हुई रोटन अचानक हिलने लगी और उसमें से एक भयानक आकृति निकली। यह एक बच्चे की डेड बॉडी थी जिसकी खोपड़ी से एक मॉन्स्ट्रस गूंज रही थी। पेड्रो ने जल्दी से औजार उठाया और पूरी ताकत से उस आकृति पर वार किया, लेकिन अब यह बेकार था, क्योंकि उस आत्मा ने अपनी इच्छा पूरी कर ली थी। कुछ ही देर में खून से लथपथ एक बच्चा उस डेड बॉडी से बाहर निकला। अब वह आत्मा पूरी तरह पुनर्जन्म ले चुकी थी, लेकिन इस बार उसने पेड्रो पर हमला नहीं किया। उसने बस पेड्रो के माथे पर खून से कुछ निशान बना दी और फिर धीरे धीरे गायब हो गए। उसके पीछे पीछे वे सभी भूतिया बच्चे भी अंधेरे में समा गए। कहानी के अंत में पेड्रो और जिम्मी किसी तरह जिंदा बचकर अपने फार्म हाउस लौटे। पेड्रो का बड़ा बेटा फिर से अपनी पुरानी हालत में चला गया, एकदम शांत, बिना किसी प्रतिक्रिया के। उनकी माँ का कोई अता पता नहीं था, जैसे वह कभी थी ही नहीं। लेकिन सबसे अजीब बात थी पेड्रो के माथे पर बने हुए निशान। वे निशान कितनी भी कोशिश करने पर मिटते ही नहीं थे। पेड्रो को एक और बड़ा रहस्य पता चला। उस गांव में कुछ साल पहले एक लड़का रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। बाद में पता चला कि उसे किसी ने जंगल में मार दिया और उसका आधा शरीर जानवरों को खिला दिया गया। यह काम किसी और ने नहीं, बल्कि उसी गांव के एक छोटे लड़के ने किया था जो आत्मा के कैद में था। इसी बीच पेड्रो का बेटा अचानक जोर जोर से खांसने लगा। जब जिम्मी ने उसकी पीठ थपथपाई तो उसके मुंह से सफेद बालों की एक लंबी लट बाहर निकली। फिर अचानक उसने अपनी हथेली में एक टूटी हुई माला उगल दी। पेड्रो जैसे ही उस माला को देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यह वही माला थी जो उसकी माँ हमेशा पहना करती थी। पेड्रो ने अपनी जान बचाने की कोशिश में ना जाने कितने लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया, और अब उसके माथे पर बने निशान क्या संकेत दे रहे थे? क्या वह अगला शिकार था? शायद कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।